भी अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान हमारी फिक्र करना छोड़े, इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे बारे में बात करने की बजाय अपने इश्यूज के ऊपर बात करें। अमीरुल मोमिनीन कहता है ये ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को चलाएंगे, इनका पैसा आएगा, दूध की नहरें चलेंगी। आज वही मरे यार। 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे जबकि 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। तो ये जो 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे इसमें इंडिया की टीम को आना पड़ेगा। हिंदुस्तान वालों, सर पे कफन बांध के निकल पड़ो, आ जाएं आप खेलने के लिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। पाकिस्तानी कहते हैं ना कि एप्पल क्यों नहीं आया हमारे मुल्क में। ओ भाई, तुम एप्पल को डुबा दोगे तभी तुम्हें हिंदुस्तानी जो कहते हैं ना अखंड भारत अखंड भारत, मैं बोलता हूं भाई साहब कान पकड़ो, ये बातें मत करना अखंड भारत, कहीं पाकिस्तानी सीरियसली ले लें। बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, 80 अरब डॉलर है उसके पास, हमारे पास क्या है 4 अरब डॉलर, बाकी जो पड़ा हुआ है जो दूसरे मुल्कों का है। उसके बाद अब ये इंडिया को देख लें, हमारे साथ ही आजाद हुआ है वो भी, उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हैं और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके। जय हिंद दोस्तों, 2024 के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। इसी बात को लेकर तमाम सियासी पार्टियां अपने काम में जुटी है। भारत में फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार लाने के लिए भाजपा सक्रिय है। भारत में सियासी हलचल लाने के लिए पाकिस्तान बेइंतहा कोशिश और साजिश कर रहा है, लेकिन भारत तरक्की की राह पर डटा हुआ है। हर बार कश्मीर और अफगानिस्तान के नाम पर भीख मांगने वाले पाकिस्तानियों को अफगान डिफेंस मिनिस्टर ने लताड़ा है। भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए एप्पल, टेस्ला समेत कई बड़ी कंपनियां लाइन में खड़ी है। मोदी जी USA इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समेत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसरो नासा ज्वाइंट प्रोजेक्ट पर भी बात करेंगे। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस सेक्टर तो तेजी से बढ़ रहा है। चलो तो इन्हीं सब मुद्दों पर पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक का क्या रिएक्शन है देखते हैं वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने बोला कि अपने किसी भी इंसान को देखना हो तो देखना चाहिए उसके हमसाये के साथ, नेबर्स के साथ रिलेशन कैसे हैं। आपने बात की इंडिया की अजली दुश्मन है, वो आपने किस कंसेप्ट के साथ बोला? अजली दुश्मन इस तरह के ना कि जो हमारा जो कंसेप्ट बना हुआ है या जो मेंटालिटी हमारी बनी हुई है कि हमने इंडिया से ही आज़ादी हासिल की है या इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं ना कि हमारी एक बेस वहाँ पे अजली दुश्मन वाली बनी हुई। हमारे हिंदुस्तान में भी मनहूसियत की कमी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान यहाँ पर हैं उसमें से 90% मुसलमान हर रोज हिंदुस्तान की शांति को भंग करने के लिए परेशान होते हैं। आप जिस दिन भी आप एक चैनल खोलिएगा हिंदुस्तान का, आप उसमें देखिएगा कि फलाना मुसलमान अरेस्ट हो गया, फलाना मुसलमान ने रेप कर दिया, फलाना मुसलमान ने मंदिर में जाकर के नमाज पढ़ लिया। क्यों करता है ये? सोचिए, जिस थाली में खाते हैं यहाँ के मौलाना हिंदुस्तान के और जिस थाली में यहाँ का मुसलमान खा करके अपनी बहू बेटियों को इज्जत दे करके रखा हुआ है, और उसी थाली में ये लोग पैंट खोल करके हक भी देते हैं। लेकिन अगर हम अवाम का फायदा सोचें तो मेरे ख्याल में आज अब आलमी सतह पे देख लें, ईरान और सऊदिया जो है वो एक साथ मिल रहे हैं जो असली दुश्मन थे। तुर्की और इसराइल को देख लें, सबसे ज्यादा ट्रेड उनकी हो रही है। हमारे पास क्या होता है, अगर हमने इंडिया से कोई चीज मंगवानी है तो पहले जाएगी दुबई, दुबई से बाद अब हमारे पास आएगी, दुबई अपने पैसे अलग रखेगा, देन हमारी आवाम तक वो चीज पहुंचेगी। अगर वही चीज डायरेक्ट आए तो क्या फायदा? तो उसका फायदा यही होगा कि अवाम को फायदा होगा। को फायदा होगा तो दुबई या UAE जाती है, वहाँ क्यों जाती है? क्या मुसलमान होके वापस आती है? तो पेट्रोल जाए या कोई गंदम जाए या कोई भी व्हाटएवर मेडिसिन की ज्यादा ये तो मैंने कंप्यूटर का जब कोर्स किया था तो मैंने इंडियन ऑथर्स की बुक स्टडी की थी। अब यकीन करें इतनी आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने बाकी किताबें जो पढ़ी इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई थी, बड़ा समझने में मुश्किल होती थी। मैं FSC लेवल की बात कर रहा हूँ, जब उस वक्त मैंने सीखा था इसको। क्या नाम था उस बुक का, अगर आपको याद हो? माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस के हवाले से उसके ऊपर ही सारा लिखा हुआ था। इंडियन ऑथर था। आप यकीन करें कि मैंने उसको स्टडी किया है और मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पेश आई। थोड़ी बहुत गाइडलाइन ली है, उसको स्टडी किया, इंप्लीमेंट किया प्रैक्टिकली और मैं सीख लिया। और ये आप FSC की बात कर रहे हैं? FSC की बात कर रहा हूं। आज कितना वो डेवलप हो चुका, तब आपने इंडियन ऑथर्स को पढ़ा, आज वो कितना डेवलप हो चुके होंगे, किस लेवल पे? आप ये देखें, उन्होंने बच्चों को इजी इंग्लिश में लिख के दिया हुआ है। ठीक है कि बच्चों को जो भी पढ़े उसको आसानी से समझ आ जाए। हमारे दुश्मन है जिसे हम पढ़ते भी हैं, जिसे हम ऑनलाइन एजुकेशन भी हासिल करते हैं, ये वो दुश्मन है जिसे हम एजुकेशन लेते हैं लेकिन इधर गली मोहल्लों में आके अपनी दुश्मनी भी दिखाते हैं। सर, जमहूरियत देखनी है ना, ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है, हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, IT में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया? बात ये हर एक ये कहता है सर वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। हिंदुस्तान में फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, आप उसके बाद आपका कौन ईश्वर है, कौन अल्लाह है,
कौन पैगंबर है, कौन है, ये से हिंदुस्तान के लोगों को नहीं फर्क पड़ता। मोहम्मद अजीजुद्दीन को ये अपना क्रिकेट प्लेयर बनाते हैं भाई, ये आप हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं मुसलमान, हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं मुसलमान, हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन मुसलमान रह चुके हैं, मेरे दोस्त मेरे भाई मुसलमान है भाई। हम तो कभी नहीं देखते हमारे, आप जैसे मैंने कहा मेरे साथ एक लड़की बैठी है उसका नाम निम्रा है, हम बस इतना ही देख रहे हैं। आप क्या देख रही हैं, ये हिंदू बैठा है, ये मानसिकता का है, ये आपको आपकी गलती नहीं है, आपको ये बनाया गया ऐसा। तो हिंदुस्तान में किसी मुसलमान के लिए कोई नहीं है, ना मेरे मन में है, आप एक मुसलमान हैं, मुझे आपसे बेहद लगाव है, नहीं फर्क पड़ता आप मुसलमान हैं या हैं। उसी तरीके से हिंदुस्तान का हर हिंदू ये कहेगा। अब आप उसको पोक करो, उसकी जगहों को घेर लो, हर जगह पे मजार बना दो, उसको जीने के लिए जगह छोटी कर दो, तो फिर कोई भी चिढ़ेगा भाई, रिएक्शन तो देगा ना। आप रहो ना, आप उसको इस्लामाइज क्यों करना चाहते हो भाई? अरे भाई कजाक है, कजाक मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, वो कहते हैं ये लैंड ऑफ इस्लाम है, वो कहते हैं हम मुसलमान है पर ये लैंड ऑफ कजाक है। आपको इसमें क्या दिक्कत है कि हम मुसलमान है, ये लैंड ऑफ हिंदू से कहने में क्या दिक्कत है? और हम भी हिंदू है। कजाक कभी ये कहते हैं कि हम कजाक नहीं है, उज्बेक कहता है कभी कि हम उज्बेक नहीं, कहता है मुज्बेक है, मुसलमान है, लैंड ऑफ उज्बेकिस्तान है। आपको यही कहना है कि भाई हम मुसलमान है, ये लैंड ऑफ हिंदुस्तान, ये लैंड ऑफ भारत है, ये लैंड ऑफ हिंदूज है। इसको क्या आपके अकीदे से और उसका हिंदू राष्ट्र होने से क्या दिक्कत है, हमें समझ में नहीं आता। ये जो अफगानिस्तान है ना, आज तक इसने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। ठीक हो गया। बेशक वो तालिबान आया, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही कि हमने 2 बार, एक बार रशिया के साथ गया तभी हमने अड्डे दिया। हकीकत को आप झुठला नहीं सकते अंकल जी, तरीक पढ़े आप। वो इसलिए नफरत की नजर से देखते हैं अफगानिस्तान। आपने 2 बार उनके घर को तबाह करवाया है, आपने साथ दिया पूरा। अंकल से पूछते हैं, अंकल जी इधर मेरी बात सुने, अफगानिस्तान को छोड़ दें, बांग्लादेश के रिलेशन क्यों इंडिया के साथ बेहतर है, ये बताएं। यार देखो बात सुनो, जो बांग्लादेश है ना, जो अपना अल्लाह आपका भला करे बंगाली जी, वो बंगाली शुरू ही से मतलब के समझने के गदार है, क्योंकि एक हाँ, पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आप। कहाँ से बिलोंग करते हो? उसने कहा कि एक सो कॉल्ड एरिया कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने अपने साथ अटैच किया हुआ है, हम बेसिकली उससे आजाद होना चाहते हैं। ये कश्मीरी के वर्ड थे। ये कश्मीर में इंटरव्यू हुआ या कहाँ पे? ये लंदन में एक लड़के का स्टूडेंट था, उसका एक गोरे ने इंटरव्यू किया ऐसे सोशल मीडिया। उसने कहा कि पाकिस्तान ने हमें जबरदस्ती अटैच किया हुआ, हम लोग सो कॉल्ड पाकिस्तान। आप तो मुझे पहले ये बताएं ना, आप पाकिस्तानी हैं या फिर बल्दिस्तानी हैं? मैं तो गिलगित बाल्टिस्तान का हूँ, पाकिस्तान के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? बेसिकली मुझे ये बताएं, चाइना क्यों नहीं हमें जॉब प्रोवाइड कर देता? क्या मतलब हमारे यहाँ पे आके एक गरीब कंट्री में, एक वो कंट्री जो डिफॉल्ट होने के करीब है, अल्लाह ना करे डिफॉल्ट हो, लेकिन डिफॉल्ट होने के करीब है, खबरें आती हैं, वहाँ पे आके चाइनीज अपना काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। हमें वहाँ पे जो कहते हैं कि जो सुपर पावर बन चुका है, बनने जा रहा है, वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, वहाँ पे हमें क्यों नहीं जॉब्स दे देते? तब ये लेते तो बेसिकली बेनिफिट भी होता, और आज इसको जैसे इंडिया रिफाइन करके यूरोप को दे रहा है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज को, हम भी उसको यूटिलाइज करते और उसका काफी बेनिफिट भी होता, लो रेट भी होता। आपको पता सबसे पहले जो अफगानिस्तान के ऊपर जब वार शुरू हुई थी, अच्छा, जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, जी। सबसे पहले उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो, उन्होंने कहा हमने नहीं देने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिक गया, सब पूरा निज़ाम ही बिक गया। वो शरई निज़ाम नहीं है, वो जालमाना निज़ाम है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? हाँ, मैं खुश है। क्या हो गया? शरई निज़ाम को अब जालमाना निज़ाम कह रहे हैं। नहीं, शरई निज़ाम जालमाना निज़ाम होता है। तू जाके तो वहाँ पे देख, तू जाके तो वहाँ पे देख, कह दें कि वो वहाँ पे शरई निज़ाम नहीं है। आप ये देखिए, 2000 आया ना, हम तकरीबन इक्वल थे, इंडिया और हम, इतना फ़र्क नहीं था। लेकिन जब वहाँ मनमोहन सिंह की आई हुकूमत, उन्होंने इकनॉमिक ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसको मोदी ने भी अडॉप्ट किया। वो IT यूनिवर्सिटीज बनाई, वो 20-25 साल में एक पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। हमारे इधर साल बाद 2 साल बाद तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। तो ये एक मुंह पे तमाचा है रूलिंग एलीट का, जिसने बेवकूफ बना रखा है 76 साल से, एक दिन नहीं 76 ईयर्स, और आज भी नाउमीदी है। और ये नाउमीदी 1947 से जारी है, एक दिन में नहीं हुआ। आपकी मैं क्या बताऊं, 1947 में छोटी सी मिसाल बता देता हूं कि 1947 से 1957 तक आपने 7 वजीर आजम चेंज किए थे। क्यों? क्योंकि सारे फ्रॉडिये थे, सारे 2 नंबर थे। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूं।